हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार आप सभी को। कैसे हैं आप लोग और मुख्य परीक्षा की तैयारी कैसी चल रही है? जैसा कि हम लोगों ने अभी मुद्रास्फीति को कंप्लीट कर लिया है जेपीएससी सिलेबस के हिसाब से, तो उस पर आधारित मैंने बोला था कि जब हम लोग उसको कंप्लीट कर लेंगे तो उस पर आधारित जो भी प्रश्न बनेंगे उसका हम लोग आंसर फॉर्मेटिंग कर लेंगे। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड ये प्रश्न मैंने लिया है। ठीक है, ये बहुत टफ नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी इसका एक फॉर्मेटिंग कर लेते हैं जिससे आपको एक समझ विकसित हो कि कैसे क्वेश्चन आंसर लिखा जाता है। तो चलिए देखते हैं इसमें प्रश्न क्या है। प्रश्न है जो भी बिल्कुल सिलेबस के अनुसार है। ये आप जेपीएससी मेंस का सिलेबस देखेंगे पेपर 5 का, उसमें जो टॉपिक नंबर दूसरा है उससे संबंधित प्रश्न है। तो चलिए, क्या है मुद्रास्फीति की संकल्पना क्या है, वहां भी पढ़ना है हमें मुद्रास्फीति की संकल्पना। ठीक है, इसे नियंत्रित करने के मौद्रिक राजकोषीय तथा प्रत्यक्ष उपायों की चर्चा करें। ठीक है, ये प्रश्न आपका या तो 20 नंबर और 40 दोनों में भी आ सकता है। ठीक है, और 20 नंबर में जब आएगा तो कैसे लिखेंगे और 40 नंबर में जब आएगा तो उसको कैसे लिखेंगे, वो दोनों हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले पहला पार्ट क्या है। पहला पार्ट हम लोग जो उत्तर का लिखते हैं वो भूमिका को लिखते हैं। तो इसमें भूमिका में क्या लिखेंगे, मुद्रास्फीति की एक जो आपके जो बिल्कुल ओवरऑल जो समझ है उसको अपनी भाषा शैली में अच्छे तरीके से लिखेंगे। और किसी भी आंसर का जो भूमिका होता है, पहला पार्ट जो इंट्रोडक्शन या परिचय बोलते हैं, वही आपका पूरा आंसर को बिल्कुल जो एग्जामिनर जो चेक करता है उसको ये बता देता है कि वो आगे क्या लिखा होगा, और उसमें जो एक इंटरेस्ट आ जाता है आगे और पढ़ने के लिए। ठीक है, और फिर वो मार्क्स अच्छे देता है। तो भूमिका बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए, सटीक होनी चाहिए और टू द पॉइंट होनी चाहिए। ये नहीं कि हम लोग शुरुआत किए मुद्रास्फीति और लिखना है मुद्रास्फीति और हम लोग चले गए कहीं और कि भारतीय अर्थव्यवस्था इस तरह की है, वो सब कुछ नहीं। सीधे मुद्रास्फीति क्या है तो सीधे मुद्रास्फीति पर आएंगे, उसके बाद उससे रिलेटेड कुछ भी आपको पता है तो उस भूमिका में उसको डालते जाएंगे। ठीक है, तो क्या होती है जो एक सामान्य मुद्रास्फीति की जो समझ है या फिर परिभाषा ले ले सामान्यतः, क्या होती है कि जब किसी भी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं या सेवाओं के जो सामान्य मूल्य स्तर होता है उसमें जो निरंतर या लगातार जो वृद्धि होने लगती है। ऐसा नहीं है कि एक बार वृद्धि हो गई, अचानक से बहुत वृद्धि होगी तो वो मुद्रास्फीति नहीं कहलाएगी, निरंतर होने वाली वृद्धि। जैसे कि मैंने अपने वीडियो में पहले बताया था कि मुद्रास्फीति उसको एग्जाम्पल के थ्रू बताया था कि कैसे सामान्य जो मूल्य स्तर में उसमें निरंतर वृद्धि होती जाती है। ठीक है, तो लगातार होने वाली वृद्धि जब होने लगती है तो वह जो स्थिति है वो मुद्रास्फीति कहलाती है। वह स्थिति क्या हो जाएगी, मुद्रास्फीति की स्थिति हो जाएगी। ठीक है, इसमें आप इसके सामान्यतः इसके दो कारण होते हैं। ठीक है, सामान्यतः इसके क्या कारण होते हैं, जब अर्थव्यवस्था में वस्तु या सेवा की तुलना में मुद्रा की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, वस्तु और सेवा उतनी ही है लेकिन मुद्रा की मात्रा क्या हो गई, बढ़ गई। दूसरा क्या होगा, जब वस्तु और सेवा की अपेक्षा या तुलना मांग बढ़ जाती है। वस्तु और सेवा क्या है, अभी उतनी ही है लेकिन मांग क्या हो गई, बढ़ गई, तो आपकी जो वो भी उसका मूल्य जो है वो बढ़ने लगता है। ठीक है, इसका एक हर चीज का मैंने एग्जाम्पल के थ्रू अपने पिछले वीडियो में बताया है, तो इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। ये वीडियो बनाने का मकसद ही है कि आप कैसे आंसर लिखें। ठीक है, तो आप बोलेंगे कि मुद्रास्फीति की संकल्पना पूछ रहा है और मैंने इसमें कारण बताया है। तो संकल्पना मतलब कि उसकी हर चीज की समझ होनी चाहिए। संकल्पना इसमें ये नहीं लिखा है कि आप परिभाषित करें, तो इसके संकल्पना मतलब आपका हर चीज की इसकी समझ होनी चाहिए। तो आपका भूमिका में हर चीज आ जाना चाहिए कि मुद्रास्फीति की सामान्य परिभाषा क्या है, इसका सामान्यतः क्या कारण होता है, एकदम अर्थशास्त्री की भाषा में नहीं, बिल्कुल सामान्य भाषा में, कि इसका सामान्यतः क्या कारण होता है, ये भी आप भूमिका में दे दिए। उसके बाद ऐसे एक डायग्राम के थ्रू भी बता दिए कि आप मुद्रास्फीति के बारे में क्या क्या जानते हैं। तो यही जो हम लोगों ने इसको लिखा कि वस्तु और
वस्तु और सेवा के मूल्य में निरंतर वृद्धि, इसको आप लिख देंगे यहाँ पर और इसको इस तरह से घेर देंगे अच्छे तरीके से। ये तो बोर्ड पर क्योंकि ये पूरा दिखे इसलिए मैंने थोड़ा ऊपर किया और नीचे भी कर सकते थे, ठीक है। वस्तु और सेवा का जो मूल्य है उसमें निरंतर वृद्धि। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, दूसरा ये भी होता है कि मुद्रा की मात्रा में वृद्धि, ठीक है, मुद्रा की मात्रा में वृद्धि हो रही है। इसको आपने गोल बनाया है तो इसको ऐसे बना सकते हैं, ठीक है, इसको भी ऐसे बना सकते हैं। थोड़ा देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, इसको थोड़ा सा अच्छा कर देते हैं। आंसर बिल्कुल ना अच्छा दिखना चाहिए, सुंदर दिखना चाहिए। ये बोर्ड पर बताने के लिए ऐसे लिख रही हूँ, लेकिन जब आप पेपर में लिखेंगे तो बहुत सुंदर अच्छा डायग्राम बनाएंगे। वस्तु और सेवा का जो मूल्य होता है उसमें निरंतर वृद्धि होती है, ठीक है। इसको ऐसे करके सुंदर सा बना देंगे। फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे कि वस्तु या सेवा की क्या होती है, कभी कभी आपूर्ति में कमी हो जाती है, किसी कारण से आपूर्ति में कमी होने लगती है। आपूर्ति में कमी होने लगती है तभी उसका जो मूल्य है वो निरंतर बढ़ने लगता है, ठीक है। इसको भी ऐसे बनाएंगे। फिर क्या हो जाता है, आपूर्ति में उसकी कमी हो जाती है वस्तु या सेवा की, या फिर वस्तु या सेवा की मांग में वृद्धि होती है, मांग में वृद्धि, ये हो गया। और यहाँ पर मुद्रा के मूल्य में कमी, मुद्रास्फीति में क्या होता है, मुद्रा के मूल्य में कमी आ जाती है। अब क्या इस डायग्राम के थ्रू अगर आप बता रहे हैं तो मुद्रास्फीति की जो संकल्पना है उस पर जो आपकी जो समझ है वो पूरा पता चल जा रहा है कि आपकी इस पर क्या समझ बनी है, और एग्जामिनर को पूरा दिख जा रहा है कि आप क्या पूरी तरीके से मुद्रास्फीति की संकल्पना को पूरी तरह से समझ गए हैं, ठीक है। तो ऐसे बता दीजिए। और अगर 40 नंबर का है, ठीक है, तो भूमिका आपको थोड़ी सी लंबी करनी पड़ेगी, 1 पेज का लगभग भूमिका देना पड़ेगा। तो इतने में जब 1 पेज नहीं हो पा रहा है तो आप थोड़ा सा और ऐड कीजिए कि भारत में जो है मुद्रास्फीति की जो गणना है वो थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर निकाली जाती है, गणना की जाती है, ठीक है। अब थोक मूल्य सूचकांक कौन जारी करता है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कौन जारी करता है, इसको उद्योग मंत्रालय एवं वाणिज्य मंत्रालय का आर्थिक सलाहकार का कार्यालय जारी करता है। इसको भी श्रम और रोजगार मंत्रालय की तरफ से जारी किया जाता है बहुत कुछ। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में भी 4 तरह के सूचकांक होते हैं, तो उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, तो इसको थोड़ा सा लिख देंगे कि भारत में जो मुद्रास्फीति है वो 2 सूचकांकों के आधार पर, अगर 40 नंबर का होगा तब, ठीक है, अगर 20 नंबर का होगा तो यहीं तक स्टॉप हो जाएंगे और आगे नेक्स्ट पार्ट में चलेंगे। फिर उसमें और आगे आप जोड़ सकते हैं कि कितने वस्तुओं का जो है कितने वस्तुओं की गणना की जाती है, ये सब आप फैक्चुअल में जो पढ़ते हैं उसको आप डाल सकते हैं। और उसको आप ऐसे डायग्राम के थ्रू भी, इस तरफ से भी एक और डायग्राम बना के उसको आप डाल सकते हैं, या आपके मन में कुछ क्रिएटिव आइडिया आया कि हम उसको इस तरह से डायग्राम के थ्रू डाल सकते हैं। डायग्राम डालने में कोई भी कोताही आप नहीं करें, आप आराम से डाल सकते हैं। हाँ, लेकिन वो सुंदर दिखना चाहिए और बिल्कुल मतलब सटीक होना चाहिए, ऐसा नहीं कि जबरदस्ती भी नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। अब हम आंसर लिखना शुरू किए और सबसे पहले डायग्राम ही बना दिए, तो ये भी अच्छा नहीं है, ठीक है। पहले उसकी भूमिका तो आपको लिखनी ही होगी। अब आते हैं यहाँ पर एक क्या होगा जब हम हमारा सेकेंड पार्ट में आएंगे। सेकेंड पार्ट वही है कि इसे नियंत्रित करने के मौद्रिक, राजकोषीय तथा प्रत्यक्ष उपायों की चर्चा करें, ठीक है। तो अब हम लोग इसमें आ गए, यहाँ तक हो गया। और मैंने बता दिया कि 20 नंबर का आएगा तो कितना लिखना है, और 40 नंबर का आएगा तो थोड़ा सा फैक्चुअल डाटा को याद है तो डाल सकते हैं, इसमें भी डाल सकते हैं अगर आपके पास समय है तो, ठीक है। कनेक्टिंग लाइन यहाँ पर देंगे। क्या कनेक्टिंग लाइन हो सकता है, आप खुद से भी सोच सकते हैं, या फिर एक तरह से ये भी हो सकता है कि
अर्थव्यवस्था में जब मुद्रास्फीति बिल्कुल मतलब एक अच्छे रेंज में रहती है, जैसे कि भारत जैसे विकासशील देश के लिए 0 से 3% की जो मुद्रास्फीति दर है उसको अच्छा माना जाता है। तो वो जब रहती है ना तो किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए वो उत्साहवर्धक, एक बूस्टर का काम करती है, क्योंकि वस्तुओं का मूल्य अगर स्थिर भी रहेगा तो वो भी सही नहीं, उत्पादक जो है वो हतोत्साहित होने लगेगा, क्योंकि कोई भी क्या करता है, ग्रो करना चाहता है, तो थोड़ा थोड़ा मूल्य बढ़ेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अचानक से जब ज्यादा बढ़ने लगता है तब दिक्कत आती है। तो इसमें क्या कनेक्टिंग लाइन होगा कि जब अर्थव्यवस्था में एक सामान्य मूल्य स्तर बना रहता है तब तो ठीक है, वो अर्थव्यवस्था के लिए बूस्टर या फिर क्या कहेंगे, उत्साहवर्धक के रूप में होता है। लेकिन जब मुद्रास्फीति अनियंत्रित होने लगती है तब वैसे में क्या होता है कि उसको नियंत्रित करने के लिए विभिन्न उपायों को अपनाया जाता है, जिसमें हम मौद्रिक उपाय, राजकोषीय और प्रत्यक्ष उपायों को देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम इस तरह से नियंत्रित करने के उपाय में ऐसे मैंने मौद्रिक उपाय अलग से बताया है, राजकोषीय और प्रत्यक्ष उपाय को अलग से अलग अलग वीडियो में बताया है। तो वहां से आप देखिए मौद्रिक उपाय कौन करता है, आरबीआई करता है, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, भारत का केंद्रीय बैंक है आरबीआई, आरबीआई करता है। और इसको भी हम लोग पूरे डायग्राम के थ्रू बता देंगे कि क्या क्या है। या तो आपके पेज में अगर जगह हो पा रहा है तो आप तीनों को एक साथ बनाइए, नहीं हो पा रहा है तो मौद्रिक उपाय पहले बनाइए, फिर राजकोषीय और प्रत्यक्ष को साथ में कर दीजिए, तो एक साथ भी मेरे ख्याल से हो जाएगा। यहाँ पर लिख दीजिए कि परिमाणात्मक या मात्रात्मक मौद्रिक उपाय को भी हम लोग दो भाग में बांटते हैं, परिमाणात्मक या मात्रात्मक, ठीक है, और ये होता है गुणात्मक। इसी में सारा आपका CRR, SLR, रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, बैंक दर, खुले बाजार की क्रियाएं, ये सभी आ जाएगा। इन सब इसमें आ जाएगा ऋण मार्जिन में परिवर्तन, विभेदीकृत ब्याज दर और नैतिक दबाव और भी गुणात्मक तरीके इसमें आएंगे। राजकोषीय उपाय में फिर वही होगा, सरकार क्या बजट के माध्यम से अपना राजकोषीय जो नीति है वो जारी करती है और उसी के माध्यम से वो मुद्रास्फीति को भी नियंत्रित करने का प्रयास करती है। तो बजट में क्या होता है, आय होता है, व्यय होता है और ऋण होता है सरकार का, और इसको भी मैंने डिटेल में बताया है। प्रत्यक्ष उपाय में भी हम लोग वही करते हैं जो काला बाजारी ये सब होती है, ठीक है, काला बाजारी, मुनाफाखोरी और जमाखोरी, इस तरह का जो एक्टिविटी होने लगता है जब मुद्रास्फीति की दर बढ़ती है तो उसको हम लोग तुरंत रोकने का कोशिश करते हैं प्रत्यक्ष उपायों के जरिए, और आयात भी करते हैं उन वस्तुओं का जिसका अभाव हो जाता है, जिसके कारण मुद्रास्फीति दर बढ़ रही है, तो उन वस्तुओं का हम लोग आयात भी करते हैं। तो ये हो गया, इसको लिखकर फिर आप निष्कर्ष दे दीजिए, ठीक है, निष्कर्ष बना दीजिए। इन सभी को डिटेल में नहीं बता रही थी, अलग से पिछले वीडियो में बताया जा चुका है, ठीक है। उसके बाद आप निष्कर्ष दे दीजिए कि एक मतलब आपके हिसाब से जो भी पॉजिटिव है और जो भी आशावादी निष्कर्ष है उसको आप डालिए, पॉजिटिव ही डालिएगा, ठीक है। तो वही होगा कि अर्थव्यवस्था मतलब एक जो मुद्रास्फीति है वो कहीं मतलब अर्थव्यवस्था के लिए, क्योंकि अर्थशास्त्र को हम लोग क्या कहते हैं, धन का विज्ञान कहते हैं, और मुद्रास्फीति क्या है, धन से ही जुड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो है मुद्रास्फीति जो है अर्थव्यवस्था का बहुत ही सबसे महत्वपूर्ण भाग है, और इसी से क्या है पूरी अर्थव्यवस्था रन कर रही है, आगे ग्रो कर रही है। तो मुद्रास्फीति क्या है, वस्तु और सेवाओं की दर पर निर्भर करता है, और दर ही हर चीज को निर्धारित करता है। इसलिए एक नियंत्रित और उत्साहवर्धक जो है मुद्रास्फीति दर बनी रहनी चाहिए, और हर देश को, हर सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि मुद्रास्फीति एक सामान्य स्तर पर बनी रहे, ये कभी भी बहुत ज्यादा हाई नहीं हो और बहुत ही डाउन में भी ना जाए। इस तरह से और कुछ एग्जाम्पल, कुछ नया करंट अगर आपके पास दिमाग में है, आपने पढ़ा ही होगा, तो उसको भी आप निष्कर्ष के रूप में डाल सकते हैं, ठीक है। सरकार का जो लक्ष्य है मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए, या आरबीआई किस तरह से आजकल ज्यादा एक्टिव होकर मुद्रास्फीति को वॉच कर रही है, देख रही है और उसको नियंत्रित करने का प्रयास करती है, तो उस सभी चीजों को आप निष्कर्ष में डाल सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो यही हो गया हमारा फॉर्मेटिंग इस आंसर का। अब आप क्या कीजिए कि इसको अगर 20 नंबर का लिखना है तो आप 15 मिनट में, और अगर 40 नंबर का लिखना है तो इसको 30 से 32 मिनट में आप लिख के कोशिश कीजिए, ठीक है, कि आप लिख पा रहे हैं कि नहीं,
ठीक है। और पूरा इसको समझने के लिए आप एक बार जो मेरा पिछला मुद्रास्फीति का जो पूरा वीडियो है वो आप देख लीजिए, तो इससे आपको और अच्छे से ये पूरा फॉर्मेटिंग और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। आगे मैं जो इसका नेक्स्ट टॉपिक है उसको लेकर आऊँगी, और मुद्रास्फीति से रिलेटेड अगर कोई आपके मन में कोई प्रश्न है, क्वेश्चन आंसर जिसका फॉर्मेटिंग मुझे कराना चाहिए, तो उसको भी मैं करा दूंगी। आप लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में या भेज दीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।